हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास का, जो कि होगा अंतिम टॉपिक। जो प्राचीन भारत की एक सीरीज चल रही है उसकी एक आज लास्ट वीडियो है और इसी के साथ जो है प्राचीन भारत का इतिहास ख़त्म हो जाएगा और जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी वो अब मध्यकालीन भारत के इतिहास की होंगी। तो चलिए आप टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का जो लास्ट टॉपिक है उसमें मैं थोड़ा सा कन्नौज का जो एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसके बारे में बताऊंगी और उसके बाद मैं बंगाल के राजवंश बताऊंगी और एक छोटा सा टॉपिक है कश्मीर के राजवंश। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है आज का, तो टॉपिक को शुरू करते हैं। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष है। मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि जो हर्षवर्धन है, जो मैंने पढ़ाया था पुष्यभूति वंश, उसके बाद जो है कन्नौज के लिए एक त्रिपक्षीय संघर्ष चलता है, क्योंकि कन्नौज जो है एक व्यापारिक केंद्र बहुत अच्छा था। तो वहाँ पर से व्यापार जो होता था वो बहुत अच्छा होता था, तो उसके लिए जो है त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के बीच में होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन जो होते हैं वो कहीं आ जाते हैं, बस आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि किस किस के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज के लिए। तो वो है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो ये पाल के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। पाल के बारे में मैंने एक बार पहले भी बताया था। तो धर्मपाल जो है उस पहला जो शासक होता है जो पाल की तरफ से उस संघर्ष में हिस्सा लेता है। प्रतिहार से जो हिस्सा लेता है वो था वसराज, जिसका जो क्षेत्र था वो मध्य भारत था। और राष्ट्रकूट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, जिसका पहला शासक था ध्रुव, और यही जो है त्रिपक्षीय संघर्ष के लिए जो है इसमें शामिल होता है। कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय युद्ध होता है उसके लिए इन तीनों के बीच में एक संघर्ष चलता है। तो देखिए, अगर इसकी भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो यहाँ पर है बंगाल। यहाँ पर जो बंगाल में थे जिस समय पाल का शासक था, मध्य भारत में प्रतिहार का, और यहाँ पर मैंने बताया था महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में जो था वो राष्ट्रकूट थे, और कन्नौज था जो यहाँ पर था। तो इसके लिए इधर से जो है तीनों साइड से जो है एक संघर्ष होता है, पर इसका जो है कोई परिणाम नहीं निकलता। तो अंतिम रूप से जो है गुज्जर प्रतिहार शासक का ही इसमें जो है अधिकार हो जाता है। तो गुज्जर प्रतिहार जो है अब मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक टॉपिक आएगा राजपूत वंश का, तो उसमें मैं गुज्जर प्रतिहार के बारे में बताऊंगी। पर आपको पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट से इनके जो शासक इस संघर्ष में शामिल हुए थे आपको वो भी ध्यान में रखने हैं, जो कि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि पाल शासकों की तरफ से धर्मपाल, प्रतिहार की तरफ से वसराज और राष्ट्रकूट की तरफ से ध्रुव शामिल हुआ था। तो ये आपको त्रिपक्षीय संघर्ष से बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, और इससे कोई भी ऐसा निर्णायक परिणाम नहीं निकला था। आखिरकार लास्ट में, अंत में जो है इस कन्नौज पर गुज्जर प्रतिहार का जो है अधिकार हो जाता है। अब पढ़ेंगे बंगाल के राजवंश। बंगाल के राजवंश में पढ़ेंगे पाल वंश और सेन वंश। एक मैंने पढ़ाया था हर्षवर्धन के टाइम पे बंगाल में एक शासन था किसका, गौड़ वंश का, तो वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो इस समय बंगाल के जो राजवंश है उसमें मैं पाल वंश और सेन वंश पढ़ाऊंगी। तो पाल वंश का जो संस्थापक था वो गोपाल था। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जिसका शासनकाल जो था 750 से 770 ईस्वी था। इनकी जो राजधानी थी वो मुंगेर थी। अब इनमें जो प्रमुख शासक हुए वो गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल और महिपाल, ये सब इसके प्रमुख शासक थे। सीरीज वाइज याद करने की इनको ज़रूरत नहीं है। गोपाल के बारे में मैंने बता दिया, ये संस्थापक था। धर्मपाल के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि यही जो शासक था जिसने त्रिपक्षीय युद्ध में सबसे पहले पाल वंश की तरफ से भाग लिया था। देवपाल के बारे में अभी पढ़ेंगे।
नारायण पाल के बारे में ऐसे कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट्स नहीं बनते। और महिपाल के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसको जो है चोल शासक ने हराया था, राजेंद्र प्रथम ने। और उसके बाद जो है उसने गंगेकोट चोल की उपाधि धारण की थी और एक शहर बसाया था गंगेकोट चोलपुरम, जिसको उसने राजधानी भी बनाया था। तो ये सब पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं महिपाल के बारे में भी। तो चलिए अब कुछ फैक्ट्स हैं पाल वंश से, उनको पढ़ते हैं। गोपाल ने आदेंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इस वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि भागलपुर बिहार में है। अब नालंदा विश्वविद्यालय की बात की जाए तो वो गुप्त काल में बना था और कुमार गुप्त के समय पे बना था। तो ये कुछ विश्वविद्यालय हैं जिन पे आपने कंफ्यूजन नहीं करना, डाउट क्रिएट नहीं करना एग्जाम में। तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात की जाए तो वो गुप्त काल में बन चुका था, जिसका जो उस समय शासक था कुमार गुप्त। उसी तरह विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना धर्मपाल ने करवाई थी, जो कि एक पाल वंश का शासक था। सोमपुर महाविहार का निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया, जो कि अब जो है बांग्लादेश में है। धर्मपाल ने पालों की ओर से त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले भाग लिया। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब ये तो थे धर्मपाल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। अब बात करते हैं देवपाल की। तो देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र को 5 गांव दान दिए थे। अब जो है बंगाल के जो ये वंश था पाल वंश, तो इनका श्रीलंका के शासक या जो इधर के महाद्वीप थे जावा, इंडोनेशिया, इनसे बहुत अच्छे संपर्क थे। तो जावा का जो शासक था शैलेंद्र वंशी शासक पालपुत्र देव, तो उसने जो है देवपाल से ये कहा कि उनको बौद्ध विहार बनाने के लिए नालंदा में कुछ जगह चाहिए, कुछ भूमि चाहिए। तो देवपाल ने अनुमति दे दी और 5 गांव जो है दान में दिए। तो जो जावा के जो ये शासक थे ये भी बौद्ध धर्म को मानते थे, तो इनकी एक चाह थी कि ये भी कुछ बिहार बनाए। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है एग्जाम में कि किस पाल वंश के शासक ने जावा के शासक को 5 गांव दान में दिए थे। तो आपका आंसर होना चाहिए देवपाल। अब इसका अंतिम शासक जो था वो था मदनपाल। अब बात करते हैं सेन वंश की। तो सेन वंश से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन बनेगा या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसका जो संस्थापक था वो सामंत सेन था। इनकी जो राजधानी थी वो नादिया थी। और इसका जो सबसे प्रमुख शासक था वो बल्लाल सेन था, जिसका शासनकाल 1158 से 1178 ईस्वी था। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि दान सागर और अद्भुत सागर की रचना किसने की? बल्लाल सेन ने। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है किससे? सेन वंश से। तो सेन वंश का एक अंतिम शासक होता है लक्ष्मण सेन। तो लक्ष्मण सेन से एक क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और पूछा जाता रहेगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कि गीत गोविंद के लेखक जो कि जयदेव हैं, वो जो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में होना चाहिए कि लक्ष्मण सेन के दरबार में कौन रहता था? तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव। लक्ष्मण सेन जो था बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। सेन वंश ने अपना अभिलेख हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो लक्ष्मण सेन से 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स सेन वंश से। तो अगर मैं बात करूँ संस्कृत के अभिलेख की, तो संस्कृत का एक अभिलेख जो मैंने आपको पढ़ाया था, शक शासक था रुद्रदामन, जो कि जूनागढ़ अभिलेख था। उसमें संस्कृत अभिलेख पहली बार संस्कृत में जो है उत्कीर्ण करवाया था रुद्रदामन ने। तो उसी तरह सेन वंश ने हिंदी में अभिलेख उत्कीर्ण करवाया। तो ये कुछ मिलते जुलते क्वेश्चंस होते हैं, तो इनमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना। अब ये तो हो गई सेन वंश की बात, और बंगाल के शासकों की बात हो गई, जो कि पाल वंश था, सेन वंश था। ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं कश्मीर का राजवंश। तो कश्मीर के राजवंश से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, सिर्फ अगर एक कर्म में पूछा जाए कि कश्मीर के राजवंश को
कर्म अनुसार लगाइए। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि सबसे पहला जो वंश था वो कारकोट वंश था, दूसरा उत्पल वंश और तीसरा लोहार वंश। तो आपको इसे कैसे भी याद रखना है, तो इसको याद रखिए, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। और प्रमुख वंश अगर इनमें से कोई हुआ तीनों में से, तो वो लोहार वंश हुआ। और लोहार वंश के शासक हर्ष। अब ये हर्ष कौन है? ये हर्ष अलग हैं, ये हर्षवर्धन नहीं है। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का शासक था। ये हर्ष जो है वो लोहार वंश का शासक है। तो ये हर्ष अलग है। तो हर्ष के दरबार में कल्हण रहता था। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो किसके दरबार में रहता था कल्हण? लोहार वंश के शासक हर्ष के दरबार में। और इनकी जो रचना है रास तरंगिणी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे थोड़ी बहुत जानकारी हर्षवर्धन के शासन काल की भी मिलती है। मैंने आपको अगर उसमें स्रोत पढ़ाए हैं तो उसमें भी मैंने बताया कि रास तरंगिणी से जो है पुष्यभूति वंश या हर्षवर्धन वंश की जो है जानकारी मिलती है। पर इससे जो सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है वो कश्मीर की जानकारी मिलती है, क्योंकि इसमें जो है रास तरंगिणी में कश्मीर का ही इतिहास लिखा हुआ है। तो बस आज का टॉपिक जो है इतना ही है, कश्मीर का राजवंश, बंगाल का राजवंश, और इसी के साथ जो है प्राचीन भारत का इतिहास ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो प्राचीन भारत की एक सीरीज़ थी वो अच्छी लगी होगी। अब आगे चलकर मैं इनके एमसीक्यूज़ भी आपके सामने लाऊंगी, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो अब मध्यकालीन भारत के इतिहास की होगी। तब तक आप इन जो प्राचीन भारत के इतिहास की वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में, उनको अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए, एमसीक्यूज़ खुद से भी बनाने की कोशिश करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवाइज करने की कोशिश करें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।